नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी कल इस्तीफा देने वाले हैं। जब तक ये वीडियो देख रहे होगे, हो सकता है 1-2-4 घंटे बाद आप देखो, तब तक का आज का दिन हो जाएगा। यानी 17 सितंबर को 2024 को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी इस्तीफा देने जा रहे हैं। 177 दिनों तक जेल में बिताने के बाद अब फाइनली ये इस्तीफा देने जा रहे हैं, जिसकी डिमांड बीजेपी के कई लीडर्स लंबे समय से कर रहे थे। यहाँ पर आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि जब ये इस्तीफा दे देंगे तो इसके बाद अगला नंबर किसका होने वाला है दिल्ली के सीएम के रूप में। सीएम बनने की संभावना किसकी है, इनमें से कौन है ऐसा वो चेहरा है जो सीएम बनेगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी के ही सीएम बनने वाले हैं। इस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। कौन नहीं बन सकता, कौन बन सकता है, इसको लेकर के हम लोग तार्किक रूप से विश्लेषण करेंगे। दूसरी बात ये कि देखो, अभी बहुत सारे मायने हैं इनके इस्तीफा देने की। ऐसा नहीं कि ये इस्तीफा दिए हैं तो दोबारा से दिल्ली के सीएम नहीं बनेंगे, सीएम बनेंगे। बहुत सारा राजनीतिक दांव पेच ये खेल करके इस्तीफा दे रहे हैं और इसके सबके बहुत सारे मायने हैं। टाइमिंग का भी यहाँ तक की मायना है कि आज ही क्यों दिया जा रहा है, मतलब कि 17 सितंबर को ही क्यों दिया जा रहा है इस्तीफा। तो इसको भी लेकर के हम लोग चर्चा करने वाले हैं आज की वीडियो में। तो आप जान रहे हो कि दिल्ली के सीएम इस्तीफा देने के बाद नए सीएम को लेकर के चर्चाएं जोरों पर हो रही हैं। आज की वीडियो इसी पर डेडिकेट होने वाली है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे साथियों रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो, और चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। हम लोग 7 लाख के बहुत ज्यादा करीब हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। चलिए, अरविंद केजरीवाल ये अभी 13 सितंबर को 2024 को जमानत पर रिहा हुए। सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें रिहा किया। 1 अप्रैल को तिहाड़ जेल इनको भेजा गया था, पहले ईडी के केस में, फिर उसके बाद फिर ईडी के केस में जमानत मिली तो सीबीआई के केस में ये जेल में रहे थे। इस पर मैंने आपको एक सेशन करके बताया हुआ था डिटेल में, तो आप उसको भी देख सकते हैं। दिल्ली शराब नीति घोटाला जो है, जो मामला हुआ था, उस पर भी मैंने आपको एक वीडियो दी हुई है, उसको भी आप देख सकते हैं। फिलहाल अभी जब ये बाहर आए हुए हैं तो इनको 6 शर्तें बताई गई हैं कि 6 शर्तों का पालन करना होगा, जिसमें से मेन जो शर्तें हैं उनमें यह है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा सकते, यानी कि सीएम ऑफिस नहीं जा सकते। दूसरा, किसी भी सरकारी फाइल पर साइन नहीं करेंगे जो बड़ी बड़ी योजनाओं से जुड़ा हो। दूसरी बात, केस से जुड़ा कोई सार्वजनिक बयान नहीं देंगे। इसके अलावा 10 लाख रुपए का बेल बॉन्ड भरना होगा। बाधा डालने या गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे और जरूरत पड़ने पर ट्रायल कोर्ट में पेश होंगे। ठीक है, तो ये 6 शर्तों के साथ इनको जमानत अभी मिली हुई है। और जब इनको जमानत मिली तो आने के बाद इन्होंने स्पीच दी, रैली निकाली, और उसके बाद उसी रैली में इन्होंने अनाउंस कर दिया कि मैं 2 दिन के बाद दिल्ली में इस्तीफा देने वाला हूं दिल्ली के सीएम पद से। और भी बहुत सारी बातें इन्होंने बोली। लेकिन यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये टाइमिंग। सबसे पहले बात करते हैं टाइमिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो, टाइमिंग 2-3 लिहाज से इंपॉर्टेंट है। पहला कि 17 सितंबर का ही डेट क्यों चुना गया, क्योंकि 17 सितंबर पीएम मोदी का जन्मदिन होता है, और ऐसे में पीएम मोदी का नाम ना ट्रेंड होने पाए, इनका नाम ट्रेंड पर है, क्योंकि भाई दिल्ली का सीएम इस्तीफा दे रहा है, तो अब ऐसी बात है, सारी जगह चर्चाएं इन्हीं पर रहेंगी। तो ये हो जाए तो एक प्रकार से कि विपक्ष को पूरा बैकफुट पर ही डालना, अपना ही टॉप पर बने रहना और मीडिया में हमेशा सुर्खियों में बने रहना, इससे इस वजह से इनका ये मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है। दूसरी बात ये, अभी की जो टाइमिंग है वो ये है कि एक बार फिर से आम आदमी पार्टी जो है एक प्रकार से इमोशनली अपने तरफ जनता को दोबारा से कनेक्ट कर पाएगी, क्योंकि हरियाणा के भी चुनाव लगे हुए हैं। हरियाणा का जो चुनाव लगा हुआ है वो बहुत करीब है, और उसमें आम आदमी पार्टी जो है ये काफी जोर शोर से लगी हुई है वहां पर अपना वर्चस्व बढ़ाने में। तो हरियाणा चुनाव को देखते हुए इन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया। तो आप कहोगे कि इस्तीफा क्यों दे दिए चुनाव देखते हुए। तो देखो, एक्चुअली में जब से ये जेल गए हुए थे तब से बीजेपी पार्टी के लोग जो हैं ये बार बार यही डिमांड कर रहे थे, चाहे सोशल मीडिया हो चाहे वैसे ही, हमेशा यही डिमांड कर रहे थे कि इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हो, इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। तो अब क्या होगा कि जब ये इस्तीफा दे देंगे तो विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं रह जाएगा, मतलब कि वो मुद्दा विहीन हो जाएंगे। जब ये मुद्दा विहीन हो गए और ये इनके पास फिर बहुत सारी संपत्ति आ गई इस्तीफा देने के बाद, बहुत सारी लाइनें भी इन्होंने, क्योंकि ऐसा बोला हुआ है कि जब तक दिल्ली की जनता हमें नहीं दोबारा से बनाएगी सीएम, तब तक मैं सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। तो इससे एक प्रकार से फिर से ये फ्रंट रो में आ गए। तो ऐसी कुछ वजहें रही जिनको देख करके कहा जा रहा है कि ये इस्तीफा दिए हैं। लेकिन अब 2 सवाल फिर से आते हैं कि क्या वाकई में ऐसा है, क्या वाकई में जो ये इस्तीफा दिए हैं ये मास्टर स्ट्रोक ही है या फिर इनकी मजबूरी है।
मजबूरी ये, क्योंकि ये ना सीएम ऑफिस जा सकते हैं और ना ही कोई भी बड़ी फाइल, बड़ी योजनाओं पर ये दस्तखत कर सकते हैं, सिग्नेचर कर सकते हैं या अप्रूवल दे सकते हैं। बिना मुख्यमंत्री के अप्रूवल के कोई बड़ा काम भी नहीं हो सकता है। तो ये मजबूरी तो नहीं कहीं, क्योंकि अभी तक देखो, जब तक ये जेल में थे तब तक तो इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। जेल से ही सरकार चला रहे थे, जेल से ही पार्टी को लेकर के और बाकी चीजों को लेकर के ये आदेश दिया करते थे, वहीं से पार्टी वर्कर्स के लिए मैसेज भेजा करते थे। तो इनके पार्टी वर्कर्स और नेता भी कह रहे थे कि ये जेल से ही सरकार चलाएंगे, इस्तीफा नहीं देंगे। और अब निकलने के बाद जब जेल से बाहर आ गए तब ये इस्तीफा दे रहे हैं। मतलब जब जरूरत थी सबसे ज्यादा कि इस्तीफा देने की, जब तो अंदर में थे, मतलब बाहर का कोई काम नहीं हो रहा था, सब ठप पड़ा था, तब तो इस्तीफा नहीं दिए। अब बाहर आ गए हो, वो भी जमानत पर, तो तब इस्तीफा दे रहे हो। तो ऐसा क्यों करना पड़ रहा है, इसको लेकर के सवाल उठ रहा है। दूसरा, केजरीवाल के बाद दिल्ली का सीएम कौन होगा, इसको लेकर के भी बड़ा सवाल बन गया है। अब आज इसी पर भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं डिटेल से आगे। केजरीवाल ने कहा कि चुनाव तक मनीष सिसोदिया भी कोई पद नहीं लेंगे। मनीष सिसोदिया जो कि डिप्टी सीएम का पद रखते हैं, वो भी सीएम नहीं बनेंगे। इन्होंने क्लियर कर दिया कि वो सीएम अगला नहीं होने वाले हैं और डिप्टी सीएम भी नहीं रहेंगे। कोई पद नहीं लेने का मतलब ये भी है कि मतलब कोई पद नहीं तो डिप्टी सीएम भी नहीं। तो यानी कि अब डिप्टी सीएम भी नया चुना जा सकता है। तो सीएम भी नया, डिप्टी सीएम भी नया। ठीक है, तो अब बात आती है कि दिल्ली का अगला सीएम कौन हो सकता है। सबसे पहला जो नाम चर्चे में है वो है सुनीता केजरीवाल का। सुनीता केजरीवाल जी इन्हीं की वाइफ है और इनको जब से ये जेल गए हुए हैं, इनको ही फ्रंट रो में रख रहे हैं। और इनको आपने बहुत सारे वीडियोस वगैरह में भी देखा होगा कि सीएम ऑफिस से या फिर केजरीवाल के घर से, जब ये जहां पर केजरीवाल जी बैठ करके स्पीचेस वगैरह या वीडियो वगैरह बनाया करते थे, वहां पर से ये स्पीच वगैरह दे रही थी और कई बार कैंपेनिंग भी इन्होंने किया। तो सुनीता केजरीवाल का भी नाम एक आ रहा है सामने, लेकिन चूंकि इनके पास कोई बैकग्राउंड नहीं है राजनीतिक, मतलब ये राजनीति से जुड़ी नहीं है, अभी तक डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हुई हैं, इन्होंने अभी तक कोई चुनाव खुद से लड़ा नहीं हुआ है। लेकिन अब इनको अगर सीएम बनाया जाता है तो सबसे सिक्योर, सबसे सेफ इनका ये ऑप्शन होगा। क्यों? क्योंकि आपने देखा अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा में क्या हुआ कि हेमंत सोरेन जब जेल गए थे, तो हेमंत सोरेन जब जेल गए तो उन्होंने अपने ही एक करीबी चंपई सोरेन को बना दिया सीएम। और जब चंपई सोरेन सीएम बन गए, कुछ दिन बाद हेमंत सोरेन छोड़ कर आए, तो चंपई सोरेन को इस्तीफा देना पड़ा, दोबारा से सीएम का पद एक प्रकार से कहे लौटाना पड़ा। दोबारा से हेमंत सोरेन फिर से बने सीएम झारखंड के। लेकिन अब ये बात जो है ये चंपई सोरेन को नागवार गुजरी और बीजेपी वालों ने थोड़ा सा और चढ़ाया बढ़ाया, तो वो जाकर बीजेपी में शामिल हो गए, है ना। तो अक्सर ऐसा देखने को मिलता है। एक बार ऐसे बिहार में भी हो चुका है जीतन राम मांझी के साथ। नीतीश कुमार जी थोड़े समय के लिए हटे थे तो जीतन राम मांझी बन गए थे, फिर आगे चल करके उन्होंने भी अपना जो है इनसे नाता तोड़ लिया था नीतीश कुमार से। तो ऐसा अक्सर देखने को मिलता है कि अगर कोई और, भले से ही वो अपने पार्टी का ही क्यों ना हो, अगर किसी और को सीएम बनाया जाता है थोड़े ही समय के लिए क्यों ना हो, जब उसको बड़ा वाला पद दे दिया जाएगा ना, तो वो बड़े वाले पोस्ट पर जब पहुंच गया, तो जब उसको हटाओगे दोबारा से, वो छोटे वाले पोस्ट पे जाने पर तकलीफ होती है। बहुत बार ऐसा देखने को मिला हुआ है। तो कहीं ऐसा ना हो, इसके डर से ये अपना अगर सीएम इनको बनाते हैं अगला वाला, तो इनके लिए एक सेफ ऑप्शन होगा। दूसरा चीज ये और कि अगर इनको सीएम बनाएंगे तो सीएम आवास भी नहीं खाली करना होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री आवास में ही रहते हैं। तो अगर अपनी वाइफ ही को ही बना लेंगे तो मुख्यमंत्री आवास भी नहीं खाली करना पड़ेगा, दूसरे को बनाएंगे तो खाली करना पड़ सकता है। अब अच्छा, तो ये तो इनका पहला ऑप्शन रहा। यहाँ पर मैं ऑप्शंस आपको बताऊंगा, उसके बाद फिर आपको क्या लगता है आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा। देखिए, मनीष सिसोदिया का नाम इन्होंने तो पहले ही रिजेक्ट कर दिया है कि ये नहीं बनेंगे, ये भी कोई पद नहीं लेंगे उनके साथ साथ ही, क्योंकि वो जानते थे कि अगर कोई दूसरा सबसे बड़ा चेहरा है पार्टी का तो वो है मनीष सिसोदिया। आपको पता होगा कि जब ये लोग जेल नहीं गए थे उससे पहले दिल्ली सरकार में 18 विभाग इनके नाम अकेले थे। 18 विभाग अकेले ये देखा करते थे, डिप्टी सीएम जो थे, मतलब आधे से ज्यादा डिपार्टमेंट इन्हीं के अंडर में थे। तो ये एक बहुत बड़ा नाम है ये आम आदमी पार्टी का। तो यानी कि ये क्लियर रहेगा कि ये नहीं बनेंगे। अब तीसरा नाम आता है संजय सिंह का। संजय सिंह आपको पता होगा जेल से ये भी वापस आए थे बीच में, और जब जब ये आए थे वापस में तब इन्होंने स्पीच दी। उसके बाद भी ये बहुत तेजी से मतलब कि आम आदमी पार्टी का मोर्चा आगे लेकर के बढ़ रहे थे। हालांकि उस टाइम पर इनकी जमानत हुई थी जब अरविंद केजरीवाल जी को जेल भेजा गया था। तो संजय सिंह हाल फिलहाल के दिनों में काफी ज्यादा चर्चे में रहे हैं, तो ये भी वेटिंग लिस्ट में है, सीएम इन वेटिंग समझ लो एक प्रकार से। लेकिन अभी रुकिए, अभी और भी ऑप्शन है। एक है आतिशी मार लेना। ये आतिशी मार लेना जो है ना, ये सबसे ज्यादा मुखर रूप से ये विरोध करते हुए नजर आई थी जब से केजरीवाल जी जेल गए। उसके बाद से लगातार ये मतलब मीडिया फुटेज, लगातार मीडिया को जवाब देना, विपक्ष को जवाब देना, आरोप लगाना, प्रत्यारोप लगाना, ये सब वगैरह में ये काफी ज्यादा चर्चे में रहती। और इसी बात को लेकर के इनके बहुत सारे मतलब कि जैसे ऐसे बयान हुए जो वायरल भी हो, जो निगेटिव सेंटेंस में भी इनको ले गए कि अपनी हर
छोटी छोटी गलतियों को भी विपक्ष के ऊपर टाल देना, ठीक है। दिल्ली में बहुत सारी चीजें जब हो रही थी, बाढ़ वगैरह, पानी वगैरह का, तो इसमें हर मामलों में इन्होंने दूसरे पर किया दिया, तो इसको लेकर के थोड़ा सा बीच में इनके प्रति निगेटिव भी भावना फैली थी लोगों में। तो ये भी वेटिंग में हो सकती हैं, लेकिन ये भी ऑप्शन में कमजोर ऑप्शन ही समझिएगा आप। क्यों? क्योंकि यहां पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि इमेज तो इनकी बनी है, काफी ज्यादा चर्चे में तो है, चर्चित चेहरा तो है, लेकिन थोड़ा सा निगेटिव इमेज भी इनकी बनी हुई है। और आम आदमी पार्टी इस टाइम तो रिस्क बिल्कुल नहीं ले सकती है। हालांकि ये अरविंद केजरीवाल जी की समझ लो एक बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि जब अभी आपको याद होगा कि बीच में 15 अगस्त को लेकर के जब तिरंगा फहराने की बात आई थी, तो अरविंद केजरीवाल जी ने जेल से इनको मतलब कि आदेश दिया था कि आतिशी मारलेना जो है यही आकर के तिरंगा फहराएंगी। हालांकि एलजी ने, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, इन्होंने मना कर दिया था और इनकी जगह उन्होंने कैलाश गहलोत को कहा था कि आप तिरंगा फहराइए, उनको आदेश दिया था लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं। तो अगला ऑप्शन यही होने वाला है और मुझे लगता है ये सबसे मजबूत ऑप्शन है। सबसे मजबूत ऑप्शन क्यों है, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। कैलाश गहलोत ये भी एक वरिष्ठ लीडर हैं आम आदमी पार्टी से, और ये नजफगढ़ से विधायक हैं, एलएलबी किए हुए हैं, एलएलएम किए हुए हैं, आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं। ये लॉ मिनिस्ट्री और रेवेन्यू मिनिस्ट्री जैसे बड़े बड़े मंत्रालय भी संभाल चुके हैं आम आदमी पार्टी के दौरान, ठीक है ना। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी देखते थे, इसके अलावा होम मिनिस्ट्री, प्लानिंग, फाइनेंस, रेवेन्यू, ये सब देखते थे। कुल मिलाकर के फाइनेंस से रिलेटेड इनको काफी अच्छी इनकी पकड़ भी है, इनकी काफी अच्छी नॉलेज भी है। और ये चूंकि दिल्ली हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट भी रह चुके हैं, 16 साल लीगल प्रैक्टिस की हुई है, तो काफी अच्छा इनको समझ लो वकालत का भी अनुभव है। 2005 से 2007 के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट में बार एसोसिएशन में कार्यकारी सदस्य चुने गए थे। 2015 में ये नजफगढ़ सीट से दिल्ली विधानसभा का चुनाव जीते थे पहली बार। बात आती है कि इनका ऑप्शन क्यों माना जा रहा है, क्यों चर्चाएं चल रही है कि ये सबसे बेहतर ऑप्शन हो सकते हैं। इसके 3 वजह हैं। पहली वजह यह है कि हरियाणा का जो जाट वोटर है वो इनसे ज्यादा कनेक्ट होगा, क्योंकि ये भी जाट परिवार से आते हैं और जाट जो है ये बीजेपी के खिलाफ हैं, चाहे वो किसान जाट ले लो, चाहे पहलवानों को लेकर के ले लो। तो यहाँ पर जाट जो है ये बीजेपी के खिलाफ ही हैं, तो इस वजह से ये जाट वोटर को कनेक्ट करने में काफी ज्यादा अहम भूमिका निभा सकते हैं। दूसरी वजह कि गहलोत फंड जुटाने में भी माहिर हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया रेवेन्यू डिपार्टमेंट वगैरह इन्हीं के अंतर्गत आता था, तो ये फंड इकट्ठा करने में काफी ज्यादा इनके पास अनुभव भी है और एक्सपर्ट भी माने जाते हैं। और दिल्ली में जब से चुनाव होने हैं, फंड की जरूरत है ही, क्योंकि ईडी सीबीआई सब लोग इसी की वजह से बहुत सारी चीजें चली। पिछले काफी लंबे समय से फंड बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है, फंड इकट्ठा नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में फंड इकट्ठा करने का प्रोसेस जो है इनके ऊपर डाला जा सकता है, और इसको लेकर के वो फंड, क्योंकि इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठा रहे हैं, सबसे मेन इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी, तो हो सकता है कि ये थोड़ा सा प्रेशर अपना तरफ से बना सकते हैं। तीसरा वजह यह है कि एलजी से अच्छे रिश्ते हैं, और एलजी से अच्छा रिश्ता मैंने आपको अभी बताया कि जब आतिशी मारलेना को लेकर के केजरीवाल जी ने आदेश दिया था कि आप तिरंगा फहराएंगे, तो वहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं वीके सक्सेना जी, तो उन्होंने इनका नाम मना कर दिया आतिशी मारलेना का, और उन्होंने इनको ऑप्शन दिया कि कैलाश गहलोत जो है ये तिरंगा फहरा सकते हैं। तो ऐसे में ये एलजी से भी अच्छा रिश्ता रख रहे हैं, अच्छा संबंध रख रहे हैं, और हरियाणा में फंड इकट्ठा करने में भी और दिल्ली में भी फंड इकट्ठा करने में अहम रोल अदा कर सकते हैं। इसके अलावा जाट वोटर्स को कनेक्ट करने में ये 3 बड़ी वजह मानी जा रही है कि जो कहा जा रहा है ये सबसे बेटर ऑप्शन हो सकते हैं। आपके अनुसार आपको कौन सा बेटर ऑप्शन लग रहा है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हो सकता है इनमें से कोई ना हो सकता है कोई एक नया नाम आ जाए, लेकिन मुझे तो नहीं लगता है कोई ऐसा गुपचुप नाम आ जाएगा, है ना। सबसे चर्चित नेता जो है ये यही है। फिलहाल आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो फिर टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट आप ले सकते हो। टेक्स्ट बुक पास प्रो दोस्तों 699 की जगह अभी 615 में मिल रहा है, अगर आप एमजेटी कूपन कोड यूज करते हो तो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आगे आने वाले सभी एग्जाम के लिए आपको मॉक टेस्ट यहाँ पर मिल जाएगा। टेक्स्ट बुक पास प्रो की खास बात यह है कि इसमें आपको मॉक टेस्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे, उनको भी आप मॉक टेस्ट की तरह ही लगा सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप आरआरबी एनटीपीसी की बात करो तो यहाँ 3.5 लाख से ज्यादा यूजर्स जो हैं ऑलरेडी इनरोल कर चुके हैं, 3.5 लाख यूजर्स एक एग्जाम के लिए। तो इसका मतलब ये होता है कि आप जब मॉक टेस्ट दोगे तो एक अच्छी खासी भीड़ में आपको अच्छी रैंक मिल पाएगी, है ना। आप अच्छे से अपना इवेल्युएशन कर पाओगे कि आपकी कितनी रैंक आ रही है इन लाखों बच्चों के अंतर्गत। तो आप जो है इसको ले सकते हो, इसमें डिटेल सॉल्यूशंस भी होते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी होते हैं, सब्जेक्ट वाइज भी मॉक टेस्ट वगैरह सब होते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, एमजेटी कूपन कोड यूज करोगे तभी आपको मिलेगा 12% का डिस्काउंट, डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर के ले सकते हो। इसके अलावा एमजेटी ऐप पर भी आप बहुत सारी चीजें प्राप्त कर सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।